हाँ, चेस्टा आपके बारे में पता है मुझे, मैंने आपका नाम भी लिया ना अभी। चलो, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मजेदार चैप्टर है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। भाई इस चैप्टर से, पूरे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से आपका 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है। पूरे बायोटेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली इससे 3 क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन आएगा, और फिर एप्लीकेशन से 2 क्वेश्चन आएगा। तो 3 क्वेश्चन का मतलब आप तो समझ ही गए हो, अब कितने दिन में तो रट गया ना, 12 मार्क्स, ठीक है। तो ये 12 मार्क्स का बच्चे आपका ये चैप्टर है, और आपका जो बायो इसका जो एप्लीकेशन वाला, उससे 2 क्वेश्चन, तो टोटल 5 मार्क्स का आपका ये चैप्टर होता है। कभी कभी 5 मार्क्स से भी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इसको 5 मार्क्स दिया जाता है। चलो, तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, एक छोटा सा रिकैप मैंने आपको दे दिया था कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। ट्रेलर हमने देख लिया था ना कि क्या पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है भाई कि बायो मतलब लाइफ, टेक्नोलॉजी मतलब कि आप उसको साइंस के फील्ड में यूज करने वाले, ठीक है, टेक्निकल फॉर्म में कुछ इंजीनियरिंग उसके साथ करने वाले। तो लाइफ को जब हम किसी तरह चेंज करते हैं, कुछ नया फॉर्मेट बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के हम जब उसको चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी 2 तरह की है आपकी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी, ओल्ड एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताओ, मैंने बताया हुआ आपको, बताओ। आप हर दिन बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो ना, हर दिन बायोटेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं, तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हम उसी को बोलते हैं, जो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। जब से भाई हम ये सिविलाइजेशन चला रहे हैं, जब से हम खाना बनाना स्टार्ट किए हैं, तब से हमारा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है। बताओ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में क्या आएगा। मैम इडली बनाना, और मैम कर्ड फॉर्मेशन, मैम दही जमाना, चीज फॉर्मेशन, यस, अल्कोहल फॉर्मेशन, जो पिक्का लीवर लगाना, बेवरेजेस जो भी बन रहे हैं, तो ये मैम फ्रूट हाइब्रिड, जिसे बेकिंग करना। हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चे, बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें हम बायो लाइफ का यूज कर रहे हैं और उससे कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, है ना। दूध से हमने दही बना लिया, हमने चीज बना लिया, हमने बटर बना लिया, हमने कुछ नया क्रिएट किया, फिर हमने क्या किया, जो सीरियल्स हैं उससे अल्कोहल बना ली, है ना। yes. तो ये सब नया कुछ क्रिएट कर रहे हैं लाइफ के वजह से, तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी में कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो आपको पढ़ने हैं बच्चे। सबसे पहला नाम है अर्बर नाथन हैमिल्टन स्मिथ, ठीक है। अर्बर नाथन हैमिल्टन स्मिथ 1970 में सबसे पहले आइसोलेटेड फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, सबसे पहले इन्होंने ये एंजाइम बनाया था। न्यूक्लियेजेस नाम सुन के ही पता चल रहा होगा कि इन्होंने क्या देखा था, एंजाइम देखा था, ठीक है। एजेस किस में जुड़ता है, एंजाइम में जुड़ता है बच्चे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम को निकाला था, आइसोलेट किया था, किस बैक्टीरिया से बच्चे, पैरा इन्फ्लुएंजे। किस बैक्टीरिया से, हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजे बैक्टीरिया से निकाला था इन्होंने, ये एंजाइम निकाला था। और ये एंजाइम बच्चे जो ये जो न्यूक्लियेजेस एंजाइम होते हैं एक बैक्टीरिया के अंदर, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, अभी तक 900 तरह के न्यूक्लियेजेस एंजाइम ढूंढे जा चुके हैं, ठीक है। 900 तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ढूंढे जा चुके हैं, और ये क्या है, एक तरह से सीजर्स है। ये क्या है, सीजर्स। आपने पढ़ा है इसके बारे में ऑलरेडी, मैंने पढ़ा है डीएनए में, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने पढ़ा था ना कि वो फ्रेगमेंट्स काटता है डीएनए के, छोटे छोटे टुकड़े करता है, जो डीएनए हम निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करता है। तो बच्चे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है 2 तरह के होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेजेस और एंडोन्यूक्लियेजेस। तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने हीमोफिलियस पैरा इन्फ्लुएंजे, ये नाम याद रखना आपको, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर से कौन सा एंजाइम निकाला था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज।
ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम क्या कर रहा था भाई बैक्टीरिया के अंदर, ये एंजाइम क्या करता है कि ये डीएनए को कट करता है। कोई बाहर से कोई डीएनए इसके अंदर आता है बैक्टीरिया के अंदर, तो उसके डीएनए को क्या करता है बच्चे, बीच बीच से कट कर देता है, बीच बीच से क्या करता है, कटिंग लगा देता है, ताकि वो अंदर ग्रो ना कर पाए, ताकि वो अंदर ग्रो ना कर पाए। तो मान लो इस बैक्टीरिया को कोई बैक्टीरियोफेज आया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है बच्चे, एक वायरस होता है, वायरस ने वायरस अपना को मार डीएनए देता दे है। दिया, वायरस ने अपना डीएनए दे दिया, तो ये क्या करेगा अपने डिफेंस में, इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, इसको, इसके डीएनए को कट कर देंगे। तो डीएनए जब इसका कट हो जाएगा तो उसका डीएनए अंदर जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, ओके, इसका डीएनए अंदर जुड़ नहीं पाएगा। हाउ फनी आई एम लुकिंग नाउ। चलो चलो ठीक है, ओके। हाँ, बस यही बातें कर लो। बोर्ड एग्जाम कब से शुरू हो रहा है मुझे पता है, मुझे पता है कि 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बातें कम, ध्यान ज्यादा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर से पार चला जाएगा। ठीक है, सिर से पार चला जाएगा। हाँ, ध्यान से सुनिए, मन लगा के, बिल्कुल पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। ठीक है, पूरा फोकस सबका यहाँ होना चाहिए। ओके, फोकस ऐसा लगाओ कि अगर घर में छोले भटूरे भी बने हैं, अगर घर में बिरयानी भी बनी है, तो उसकी खुशबू आपके अंदर के एंजाइम्स को जगा ना पाए। समझ गए? ठीक है, ऐसा फोकस लगाना आपको। चलो, तो भाई इसके अंदर इन्होंने क्या देखा था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है दो तरह का होता है बच्चे, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेजेस, ठीक है, और किस तरह का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। तो एंडोन्यूक्लियेजेस क्या करता है बच्चे, नाम से पता चल रहा है ना, नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, अंदर से बीच बीच से काटेगा। ठीक है, अंदर से बीच बीच से काटेगा। किसको काटेगा, किसको काटेगा, प्रोटीन को काटेगा, किसको काटेगा, ठीक है, डीएनए को काट रहा है। ठीक है, डीएनए को काट रहा है, ये आरएनए को भी काट सकता है, क्योंकि इसका नाम क्या है बच्चे, न्यूक्लियेजेस है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, दोनों डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड हो गए। ठीक है, तो हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है दो तरह का होता है, एक्सोन्यूक्लियेजेस एंड एंडोन्यूक्लियेजेस। इनको क्या मिला था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के बीच बीच से। अब देखो क्वेश्चन ये आया था कि जब इनके अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर इस तरह के एंजाइम मिलते हैं जो फॉरेन डीएनए को काट पीट के बराबर कर देते हैं, तो ये अपने अपने जो डीएनए है उसको क्यों नहीं काटते हैं, उसको क्यों नहीं काटते हैं, वो साइट इसके में भी तो प्रेजेंट होंगे ना, ये उसको क्यों नहीं काटते हैं, इसलिए नहीं मैम काटते क्योंकि हैं। वो फॉरेन न्यूक्लियस के पार्टिकल होते हैं डीएनए के। हाँ, तो भाई कैसे पता करता है ये कि वो फॉरेन का है, ये मेरा अपना है, क्योंकि कोडिंग तो ये स्पेसिफिक कोडिंग पढ़ता है, वो स्पेसिफिक कोडिंग इसके पास भी प्रेजेंट हो सकती है। कैसे, क्योंकि बच्चे यस, मीथेन, मिथाइलेज होता वहां पे, इसके डीएनए में जिस कोडिंग पे ये काटता है ना बच्चे, जो एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरह के होते हैं, और सारे तरह के एंडोन्यूक्लियेजेस अलग अलग तरह का कोड पढ़ते हैं। मान लो जैसे कोई एंडोन्यूक्लियेजेस है, वो जी के बाद कट करेगा, GAATTC पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कट करते हैं। तो मान लो जी के बाद कोई कट कर रहा है, कोई टी के बाद कट कर रहा है, मतलब एक सीक्वेंस में कट करते हैं, एक सीक्वेंस पकड़ लेते हैं, उसी सीक्वेंस को ये कट करते हैं। ठीक है, तो वो सीक्वेंस इसके डीएनए में भी मिलता है, तो ये क्या करते हैं, इसके सीक्वेंस में क्या होता है, वो सीक्वेंस अगर इसके में भी पाया है तो वहां पे उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मिथाइलेज एंजाइम चिपका रहता है, मिथाइल ग्रुप चिपका रहता है, मिथाइलेज चिपका रहता है। तो ये समझ जाते हैं कि ये मेरा डीएनए है, और जिसके ऊपर आपका मिथाइल नहीं लगा हुआ है तो समझ जाते हैं ये फॉरेन है। तो जो फॉरेन डीएनए है उसको काट पीट के बराबर कर देते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। अब देखो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्टेड बाय पॉल बर्ग। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग किसने स्टार्ट की थी भाई, पॉल बर्ग ने की थी। ठीक है, इन्होंने
एक जीन को एक बैक्टीरिया में डाला था, एक जीन को बैक्टीरिया के अंदर डाला था और यहीं से जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टार्ट हुई। इसके बाद आपको एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। कोहेन एंड बॉयर, कोहेन एंड बॉयर, ठीक है, कोहेन एंड बॉयर, ठीक है। कोहेन एंड बॉयर के बारे में नाम याद रखो। दे आइसोलेटेड फर्स्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, पहला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन्होंने निकाला फ्रॉम प्लास्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी क्या करता है बताओ? टाइफाइड कॉज करता है। टाइफाइड करता है। इसके अंदर इसका जो प्लास्मिड था बच्चे, बैक्टीरिया के अंदर ना न्यूक्लियोइड रीजन होता है, ठीक है। कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोइड रीजन होता है ना। और न्यूक्लियोइड रीजन के अलावा क्या होते हैं? प्लास्मिड होते हैं। न्यूक्लियोइड रीजन के अलावा क्या होता है बच्चे? छोटे छोटे प्लास्मिड होते हैं, ठीक है। तो प्लास्मिड इनको मिले, इनको क्या मिले? प्लास्मिड मिले। और उन प्लास्मिड में इन्होंने क्या देखा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मतलब जो सैल्मोनेला टाइफी है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट थे, तो एंटीबायोटिक हम खा रहे हैं तो उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं। समझ गए? वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं। ओके मैम। ओके, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। सो नाउ what is biotechnology? Biotechnology is the integrated use of biochemistry, engineering, science, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का हम यूज कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम इसको देख रहे हैं कि भाई कैसे डीएनए है, कहाँ पे जीन है, हम कट कर रहे हैं, फिर हम उसको किसी दूसरे स्पीसीज में डाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है, ओवरऑल क्या पढ़ना है, ये समझ जाओगे तो आप पूरा बायोटेक्नोलॉजी समझ जाओगे। आपको क्या पढ़ना है बच्चे? 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है बच्चे बायोटेक्नोलॉजी में? बायोटेक में पढ़ना क्या है, ठीक है। चलो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डिजायर्ड जीन है, हमारे पास क्या है? डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन, ठीक है, डिजायर्ड जीन है। मान लो ये आदमी है, ठीक है, इस आदमी के अंदर वो डिजायर्ड जीन है, इस आदमी के अंदर कुछ खास है, वो डिजायर्ड जीन है, इस आदमी के अंदर से, इस आदमी के सेल से मैंने डिजायर्ड जीन निकाल लिया, इस आदमी के सेल से मैंने डिजायर्ड जीन बच्चे निकाल लिया, ठीक है। अब इस डिजायर्ड जीन को मैं क्या करना चाहती हूँ? दूसरे बंदे में डालना चाहती हूँ, ठीक है। ये है दूसरा बंदा, ओके, ये है दूसरा बंदा, ओके, समझ में आ गया? ये बंदा ए, यह बंदा बी। तो ए का जीन लेकर के मैं बी में डालना चाहती हूँ, क्योंकि ए में जो क्वालिटी है वो बी में नहीं बन रहा है, ए में जो प्रोटीन बन रहा है ना वो बी में नहीं बन रहा है, और मैं चाहती हूँ कि बी बंदे के अंदर भी वो प्रोटीन बन जाए, ठीक है, वो प्रोटीन उसके अंदर भी बन जाए। तो क्या होगा? ए का डिजायर्ड जीन मैंने निकाल दिया, आराम से निकाल के मैं डाल दूंगी क्या उसकी बॉडी में? ऐसा हो जाएगा? इतना आसान होता है? हाँ, बहुत स्ट्रगल होगी ना बच्चे। क्या होगा? आपका बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हो सकता है डेथ हो जाए, बहुत सारी चीजें होंगी। तो इस डिजायर्ड जीन को हम निकालेंगे, ठीक है, और इस डिजायर्ड जीन को निकालने में बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं। इस डिजायर्ड जीन को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेल को ब्रेक करेंगे। सेल को क्या करेंगे बच्चे? हाँ, ब्रेक करेंगे, ठीक है। अगर प्लांट का सेल है, फंगी का सेल है, तब तो और दिक्कत होगी क्योंकि सेल वॉल भी है, तो सेल वॉल को ब्रेक करना होगा, समझ गए। और अगर एनिमल का सेल है तो सेल वॉल नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट सेल को ब्रेक करेंगे अलग अलग एंजाइम से। सेल को ब्रेक करेंगे, हम क्या निकालेंगे? डीएनए निकालेंगे। अब डीएनए जो निकला आपका वो बहुत सारे डेब्रिस के साथ आएगा, ठीक है। तो प्यूरिफाई करेंगे ना डीएनए को, हाँ, प्यूरिफाई करेंगे हम उसको, साफ सुथरा करेंगे बच्चे उस डीएनए को, हम बिल्कुल साफ सुथरा करेंगे डीएनए को। इस प्यूरिफाई जो डीएनए है, अब हम इस डीएनए को क्या करेंगे बच्चे? प्यूरिफाइड डीएनए को अब हम क्या करेंगे? कट करेंगे। प्यूरिफाइड डीएनए को क्या करेंगे बच्चे?
कट करेंगे, कट ठीक है। किसकी मदद से? नॉर्मल कैंची से काट दोगे? बायोलॉजिकल सीजर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, है ना, एंजाइम की मदद से इसको हम कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद ये क्या करेगा बच्चे? स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट पे ये कट करेगा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? ये इसने कट तो कर दिया, लेकिन मेरे पास जो डिजायर्ड डीएनए है वो मुझे पता नहीं चल रहा है। रेस्ट्रिक्शन मतलब बच्चे ये क्या करता है? ये एक पर्टिकुलर जगह पे ये एंजाइम क्या करता है? कट लगाता है, ठीक है। ये इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ये बैक्टीरिया के अंदर फॉरेन डीएनए को ग्रो होने से रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये कट कर करके रेस्ट्रिक्ट कर रहा है उसको ग्रो होने से, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद बच्चे, कट करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे? कट करने के बाद हम क्या करेंगे? इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं बच्चे इसको। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसको डीएनए को क्या करेंगे? दौड़ाएंगे। चलो भाई दौड़ो, है ना। अगार जेल में आप क्या करो? एनोड और कैथोड होते हैं, है ना, एनोड वगैरह इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ रखा है, इनको दौड़ाएंगे। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे? यूवी रेज डालेंगे, डाइस डालेंगे, कुछ डाई डालेंगे। यहाँ पे हम वो नहीं डालेंगे, प्रोब नहीं डालेंगे। यहाँ पे क्या डालेंगे बच्चे? कुछ डाइस डालेंगे। डाइस डालने के बाद हम इसको यूवी रेज के नीचे देखेंगे। जब हम देखेंगे तो हमको पूरे पैटर्न बहुत अच्छे से दिखाई देंगे, ठीक है। हमको यस एथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे। यस, वेरी गुड आर्या। उसके बाद हमारे पास डिजायर्ड डीएनए मिल गया। अब जो डिजायर्ड डीएनए मिला है, क्या एक डीएनए से काम चल जाएगा मेरा? क्या एक डीएनए से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, है ना। एक कॉपी बनाएंगे। चलेगा तो हम इसके क्या करेंगे? मल्टीपल कॉपी, पीसीआर करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? पीसीआर। तो पीसीआर से क्या होगा? मल्टीपल कॉपीज मिल जाएगी, मल्टीपल कॉपीज मिल जाएगी, है ना। यस मैम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके ओके। और बच्चे ये देखो कितना लंबा प्रोसेस है। आपको लगा कि जीन उठाया और जीन डाल दिया उसके अंदर। पीसीआर क्या होता है? पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं आप? किसी चीज को एम्पलीफाई कर रहे हैं, बहुत सारा कॉपी बना रहे हैं, ठीक है, फोटो कॉपी करने की मशीन। तो अब क्या है? इसके बाद बच्चे क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? ये सारी कॉपीज बन गई। इसके बाद साथ ही में हम क्या लेंगे? एक वेक्टर लेंगे। हम साथ ही में क्या लेते हैं बच्चे? एक वेक्टर लेंगे। जैसे मॉस्किटो था ना, मॉस्किटो की मदद ली थी हमने, मलेरिया फैलाने के लिए मॉस्किटो की मदद ली गई थी। डायरेक्ट तो प्लाज्मिड नहीं जा पा रहा था, डायरेक्ट हमारी बॉडी में प्लाज्मिड उछल कूद के तो नहीं आ पा रहा था ना, तो हमने किसकी मदद ली थी? मॉस्किटो की मदद ली जाती है। तो यहाँ पे भी हम एक वेक्टर की मदद लेते हैं। वो वेक्टर कौन होता है बच्चे? वो वेक्टर कौन होता है? बैक्टीरिया, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या खास बात है जो कि ये वेक्टर बन करता है? क्या खास बात है? बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है ये, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई है। और इसके पास क्या है बच्चे? प्लास्मिड है। इसके पास क्या है? प्लास्मिड है, सर्कुलर डीएनए। इसके अंदर से हम क्या निकालेंगे बच्चे? प्लास्मिड निकालेंगे, ठीक है। इसके अंदर से हम क्या निकालेंगे? प्लास्मिड निकालेंगे। अब इस प्लास्मिड को क्या कराएंगे? अब इस प्लास्मिड को क्या कराएंगे? कट करेंगे। इसके अंदर से हम प्लास्मिड निकालेंगे और इस प्लास्मिड को क्या करेंगे? कट करेंगे। किससे? सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जिसने हमारे डीएनए को कट किया है। दूसरे एंजाइम की मदद नहीं लेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद लेंगे जिसने हमारे डीएनए को कट किया है, ठीक है। इसको क्या करेंगे बच्चे? कट करेंगे। किसकी मदद से? इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। तो ये हो जाएगा हमारा कट, ये हो जाएगा हमारा कट। अब हमारे पास जो डीएनए मिला है, ठीक है, हमारे पास जो डीएनए मिला है, आजा भाई आजा रे। अब जो हमारे पास डीएनए मिला है, ठीक है, अब इस डीएनए को हम क्या करेंगे बच्चे? इसमें डाल देंगे।
ओके, इस डीएनए को इसमें मिला देंगे तो हमारे पास एक नया तरह का भाई क्या आ गया, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्या डायरेक्ट डाल देंगे इस इंसान में, इस बी में डायरेक्ट डाल देंगे? नहीं, अभी कहानी नहीं खत्म हुई है। अब इसको हम किस में डालेंगे बच्चे, फिर से बैक्टीरिया में डालेंगे। फिर से किस में डालेंगे, बैक्टीरिया में डालेंगे। अब बैक्टीरिया में ये क्या करेगा, ये प्लास्मिड मल्टीप्लाई करेगा। अब ये बैक्टीरिया कुछ ही घंटों में अपने मिलियंस ऑफ कॉपी बना देगा, ठीक है। और मिलियंस ऑफ कॉपी बनाने के बाद उसके अंदर कौन होंगे, सभी के सभी रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड होंगे, नए तरह के प्लास्मिड, ठीक है, नए तरह के प्लास्मिड होंगे। और वो नए तरह का क्या बनाएंगे बच्चे, नया तरह का डीएनए है, नए तरह का जीन है, तो नए तरह का क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, नए तरह का प्रोटीन बनेगा। तो अब इन्होंने जो प्रोटीन बना लिया, नए तरह का जो ये रिकॉम्बिनेशन बना दिया, अब हम इसको किसके अंदर डाल देंगे, इस बंदे के अंदर। कितनी लंबी प्रोसेस होगी, कितनी लंबी प्रोसेस। तो इस पूरे बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये सारा प्रोसेस होता कैसे, ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता कैसे। समझ गए क्या पढ़ने वाले हैं? अब जब समझ गए हो कि क्या पढ़ने वाले हो, तो अब आपको ये चैप्टर इजी लगेगा, अब आपको ये चैप्टर बच्चे इजी लगेगी, ठीक है। नहीं तो अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर देती तो आपको बिल्कुल सिर से पार हो जाता कि एक्चुअली कहानी क्या चल रही है, ठीक है। तो हम सिंपल से क्या कर रहे हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कोई जीन डाल रहे हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में जीन डाल रहे हैं मान लो, या फिर एक बैक्टीरिया से किसी इंसान में जीन डाल रहे हैं। मतलब कहीं से हम जो नया जीन है उसको लेकर के डाल रहे हैं, नए प्रोटीन को डाल रहे हैं ताकि कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है, अच्छी सोच के लिए ना डाल रहे हैं। या फिर मान लो कोई एक नया प्रोटीन बनाया हमने बैक्टीरिया में, हम सोच रहे हैं इसको इंसान में डाल के देखते हैं कि क्या होता है इंसान के अंदर। अब इंसान के अंदर डाला तो देखा कि भाई इंसान तो उड़ने लगा, हाँ, इंसान में तो ऐसा आ गया कि इंसान तो उड़ने लगा। या फिर कोई नया हमने ऐसा कुछ प्रोटीन बना लिया इसकी मदद से, अब हमने देखा कि इंसान के तो सींग उग गए, है ना, इंसान के सींग आ गए, इंसान के 4 हाथ हो गए। तो भाई ये सब चीजें हो सकती हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। चलो मैम अब इंटरेस्ट आया है चैप्टर में, है ना, अब इंटरेस्ट आया होगा, एनसीईआरटी से पढ़े होगे तो बिल्कुल नानी याद आ रही होगी। यस मैम। यस मैम। हाँ, चलो नाउ प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हे भगवान, अब मुझसे इतने पैसे खर्च कराने के बाद मुझसे क्या चाहती हो कि मैं जान दे दूं? तुमको पता है, तुम लोगों को पता है, आई इवन फेस द वो स्लीपिंग पैरालिसिस ड्यू टू दिस। क्यों? क्योंकि भाई क्या हुआ ना, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया, नींद नहीं पूरी हो रही थी मेरी। आपने उधर मेरा फेस भी देखा होगा, बिल्कुल डार्क सर्कल बढ़ गए थे, है ना, चिंता में। यस मैम। इतना ज्यादा चिंता हो गई थी मुझे कि भाई अब मैं क्या करूं, मेरी क्लास नहीं चल रही है। तो आज जब सबका दुख सुना ना कि बाकी क्लास में भी हो रही है, तो मतलब जैसे जब बाकियों का सुनो तो एक रिलीफ होता है ना कि बाकियों के साथ भी हो रहा है, तो फिर ह्यूमन नेचर। यस मैम। तब जाके ना मुझे थोड़ा सा फील अच्छा हुआ है बच्चे। मतलब लगता है कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ, सब है मेरे साथ। यस मैम, आपको खुशी मिली सुन के ना। हाँ, और नहीं मतलब उतना खुशी तो नहीं लग रहा है क्योंकि प्रॉब्लम तो है हमेशा। मतलब क्लास लेने से पहले मैं ये दुआ करती हूँ कि भाई जैसे प्रॉब्लम अचानक से आई है तो वैसे प्रॉब्लम अचानक से चली भी जाए, मुझे पता ना चले और प्रॉब्लम चली जाए। क्योंकि मैंने तो भाई इस पे इन्वेस्ट भी बहुत किया ना, मैंने इतने पैसे लगा दिए, मैंने इतना समय इसको दिया। आप लोगों ने खुद देखा कि मैंने बहुत समय दिया, मैंने पूरा जी जान, मैं जो कर सकती थी मैंने किया, उसके बावजूद नहीं ठीक हुआ, इसका मतलब ये गूगल मीट का इशू है और ये कुछ समय में चला जाएगा, ठीक है, अपने आप आया है, अपने आप चला जाएगा। चलो, सो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और प्लांट सेल, देयर प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज दैट आर वैल्यूएबल टू ह्यूमंस ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। इसका हम गलत फायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन अभी तक इंसान ने अच्छा फायदा ही उठाया है।
ठीक है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी रिलाइड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहेरेंट एबिलिटीज, जो हम दही वगैरह बनाते हैं वही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द टेक्निक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है बच्चे? एक नया तरह का डीएनए जो हम बनाते हैं जिसमें नया जीन इंसर्ट करते हैं। रिकॉम्बिनेंट मतलब नए तरह का कॉम्बिनेशन है उस डीएनए में, ठीक है, कुछ नया जीन हमने इंसर्ट कर दिया। मेरे डीएनए में एक नया जीन इंसर्ट कर दिया जिससे मैं उड़ सकती हूँ। तो और ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये किस टेक्निक की मदद से हुआ? जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हुआ। तो आप में से कोई अपना जो है लाइफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बना सकता है, समझ गए? जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हो आगे चल के। मैम इसका स्कोप है अच्छा? बहुत अच्छा स्कोप रहता है बच्ची। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन सबका अच्छा स्कोप है। बायोटेक्नोलॉजी, इन सबका अच्छा स्कोप है। बायोटेक लेकर के आप आगे पढ़ सकते हो। हाँ, तो ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, लेकिन मन लगा के पढ़ना। अगर मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, फिर 3 साल बर्बाद करोगे आप। The goal of genetic engineering is to add, remove, repair a piece of genetic material. इसका क्या गोल रहता है? अगर आप जेनेटिक इंजीनियर बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? जीन को ऐड कर दोगे, जीन को रिमूव कर दोगे, जो खराब जीन है उनको हटा दोगे, रिपेयर कर दोगे। लेकिन ये कब हो सकता है बच्चे? रिपेयरिंग, एडिंग, रिमूविंग और सब कुछ अच्छा कब हो सकता है? जब बच्चा छोटा है ना। बूढ़े होने के बाद आप नहीं कर सकते, आपके पूरे सेल में वो नया जीन ऑलरेडी जा चुका है ना। चलिए ना आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या क्या हमको टूल्स लगेंगे, क्या क्या सामान लगेगा? भाई इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमको टूल्स एंड टेक्निक्स लगेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लगेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लगेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये किसमें देखा गया था? बैक्टीरिया में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चे? बैक्टीरिया में। अभी तक कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं? 900 तरह के। 900 तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं अलग अलग तरह के बैक्टीरिया में, ठीक है। सो डिफरेंट एंजाइम्स आर यूज्ड। लाइजिंग एंजाइम्स आर एम्प्लॉयड टू ओपन सेल। सबसे पहले मैंने क्या बोला बच्चे? सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अगर आपको किसी का जीन बदलना है, पर्सन ए का जीन बदलना है, तो आपको उस पर्सन का क्या निकालना है बच्चे? मान लो मतलब पर्सन ए के अंदर ही डिजायर्ड जीन है, ठीक है, उसी के अंदर एक डिजायर्ड जीन है। या फिर मान लो एक बहुत लाल वैरायटी का सेब हो रहा है, वही वैरायटी, और वो सेब जल्दी सड़ता नहीं है और मतलब मार्केट में बहुत दिन तक टिक जाता है क्योंकि वो जल्दी सड़ता नहीं है। तो वही वाला जीन जो उसके अंदर है, मैं चाहती हूँ मेरे सारे सेब के अंदर आ जाए, सारे सेब के अंदर आ जाए। तो उसका जीन मैं निकालूंगी, उसके अंदर का जीन मैं निकालूंगी। तो उसके जीन को निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे? पहले उसका सेल वॉल ब्रेक करना पड़ेगा ना। पहले जीन तो भाई अंदर है ना, न्यूक्लियस के अंदर, तो पहले तो मुझे उसका सेल वॉल ब्रेक करना पड़ेगा। तो सेल वॉल ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर मान लो इस तरह का बैक्टीरिया का आपको क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल है तो किससे टूटेगा? लाइसोजाइम से। लाइसोजाइम। प्लांट का है तो किससे टूटेगा? सेलुलेज से, ठीक है। बैक्टीरिया का किससे टूटेगा बच्चे? लाइसोजाइम से, है ना। और आपका प्लांट का किससे टूटेगा? सेल्यूलेज। प्लांट का सेलुलेज से टूटेगा, है ना। और फंगी का किससे टूटेगा? मैम काइटिनेज में भी। यस यस, फंगी का किससे जुड़ेगा? फंगी की जो सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है, तो काइटिनेज, है ना, काइटिनेज डालेंगे। और एनिमल सेल में तो भाई कुछ है ही नहीं, ऊपर सेल वॉल नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या डालेंगे बच्चे? हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किससे बनी हुई है? प्रोटीन, लिपिड, इन सब की बनी है ना, कार्बोहाइड्रेट। तो हम क्या उसमें डालेंगे? प्रोटीएज डालेंगे। क्या डालेंगे? अमाइलेज डालेंगे, लिपेज डालेंगे। लेकिन हम क्या नहीं डालेंगे? क्या तुम डीएनए भी डाल दोगे? नहीं, डीएनए डालोगे तो भाई डीएनए भी तो टूट जाएगा ना। हम डीएनए नहीं डालेंगे, ठीक है। तो एनिमल सेल को तोड़ने के लिए हम प्रोटीएज, ठीक है, ये सारी लिपेज, ये सारी चीजें डालेंगे। ओके, तो हमारी सेल हो गई क्या? ब्रेक। हमारी सेल क्या हो गई बच्चे? ब्रेक हो गई। हमारी सेल क्या हो गई? ब्रेक हो गई। ओके, सेल ब्रेक हो गई।
ओके। ओके, सेल हमारी हो गई ब्रेक। अब सेल ब्रेक करने के बाद हम क्या डालेंगे बच्चे, क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? मैम मिथाइल डालेंगे उसमें, मिथाइल। ठीक है, सेल ब्रेक हो गया, अब हम क्या डालेंगे बताओ? हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस हो सकता है। मेरी वॉइस तो आ रही है बच्चे, चीख चीख के मैं बोल रही हूँ, आ रही है ना वॉइस? यस मैम, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चे एक्सोन्यूक्लियस हो सकती है। एक्सोन्यूक्लियस कहाँ कट करती है? डीएनए के साइड। मैम वो न्यूक्लियोटाइड्स पे कट करती है, न्यूक्लियोटाइड्स पे। 5 प्राइम एंड पे कट करेगी या 3 प्राइम एंड? 5 प्राइम 3 प्राइम एंड पे कट करेगी, साइड पे कट करेगी एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, मैम मेरी वॉइस आ रही है। क्या? मैम मेरी वॉइस आ रही है। हाँ आ रही। ओके मैम। एंडोन्यूक्लियस कहाँ कट करेगी? बीच बीच से कट करेगी, कहीं भी अंधाधुंध कट करेगी। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगी? ये एक पर्टिकुलर जगह पे कट करेगी। ये एक पर्टिकुलर, जैसे कोई एंडोन्यूक्लियस कहाँ कट कर रही है, जहां देख रही है GAATTC, ऐसा सीक्वेंस देख रही है, वहां पे कट कर रही है। कोई कहाँ पे कट कर रही है? AACTTC पे कट कर रही है। कोई कहाँ पे कट कर रही है? GGGCCC, ऐसे देख करके कट कर रही है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अलग अलग तरह की होती है, ये अलग अलग आपका सीक्वेंस देख करके कट कर। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ये एक आपके सीक्वेंस पे कट करेगी पर्टिकुलर। तो ये बच्चे, इससे क्वेश्चन आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलर जगह पे कट करेगी। एंडोन्यूक्लियस अंधाधुंध कहीं भी कट करेगी बीच में। एक्सोन्यूक्लियस बाहर Randomly. से कट करेगी। समझ गए इतनी बात? ठीक है, मैम है ना? इसमें आपको डिफर करने के लिए क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन आएगा कि एंडोन्यूक्लियस का क्या काम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो बच्चे बहुत गलत करते हैं। इतना याद रखना, जहां टर्म आ गया रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन क्या कर रही है? एक पर्टिकुलर जगह पे रेस्ट्रिक्ट कर रही है, पर्टिकुलर जगह पे कट कर रही है। ठीक है, ओके, समझ गए? देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करती है? स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करती है ना, स्पेसिफिक पॉइंट पे। एंडोन्यूक्लियस क्या करती है? एनी पॉइंट पे कट करती है। समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई, दिमाग में बैठ गई ना? यस मैम। ओके, बैठ गई। और आपका एक्सोन्यूक्लियस सिर्फ 5 प्राइम 3 प्राइम एंड पे कट करती है। एक्सो मतलब बाहर। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। यस मैम। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है बच्चे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते हैं बच्चे? मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ना दो तरीके से कट कर सकती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये पूरा डीएनए है। आओ भाई आओ, क्या बोल रहे हैं मैम? आज तो क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? कुछ खास हो रहा है क्या? मैम आज काफी खास दिन है, आज बहुत ज्यादा मतलब थके हुए लग रहे हो, एनर्जेटिक लग रहे हो। एनर्जेटिक नहीं लग रहा है बच्चे। मैम ये ना गूगल मीट थोड़ा लेजी हो गया है, मतलब ये धीरे काम हाँ कर रहा है। हाँ हाँ, आज एनर्जेटिक इसलिए लग रहा है ना कि समझ में आ गया ना कहानी, तो मेरे अंदर का जो टेंशन है वो थोड़ा खत्म हुआ है इसीलिए। ठीक है, ये देखो, ये क्या कर रहा है? अगर इस तरह से कट करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो यहाँ पे क्या मिलते हैं बच्चे? हमको ब्लंट एंड मिलते हैं। यहाँ पे क्या मिलते हैं? ब्लंट एंड। ठीक है, मतलब यहाँ ये बिल्कुल बीचों बीच ऐसे करके कट कर दिया तो ब्लंट एंड मिल रहा है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब अलग तरीके से कट कर रहा है, मान लो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, दिखा क्या? नहीं दिखा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया और उसने GAATTC लिखा है ना,
क्या लिखा है, GAATTC लिखा है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये जी जहां देखेगा, GAATTC जहां देखेगा, उसके जी के पास से ये कट करेगा। ठीक है, ये कहाँ पे कट करेगा, GAATTC को ढूंढेगा। कहाँ लिखा है GAATTC, कहाँ पे भी GAATTC लिखा है बच्चे, उसके ये जी के बगल में कट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये कट कर देगा, इसको यहाँ पे कट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ नीचे भी देखो, इसका उल्टा लिखा है GAATTC। यस मैम। ऊपर भी GAATTC लिखा है, नीचे भी GAATTC लिखा है। तो बच्चे ये पूरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, ये जाएगा ढूंढेगा। ठीक है, ये किस तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये स्पेसिफिक जगह पे कट कर रहा है बच्चे, स्पेसिफिक जगह पे कट कर रहा है। ये पूरे डीएनए में कहाँ ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, GAATTC ढूंढ रहा है। ये क्या ढूंढ रहा है, GAATTC ढूंढ रहा है। तो GAATTC जहां भी इसको मिलेगा, उसके ये कहाँ पे कट करेगा बच्चे, जी के बाद कट करेगा। कहाँ कट करेगा, जी के जस्ट बाद कट करेगा। ठीक है, जी के जस्ट बाद ये कट करेगा। तो यहाँ पे जी के बाद कट करेगा, और नीचे में कहाँ है, जी के बाद इधर कट करेगा। अभी दिखना बहुत जरूरी है भाई, अभी ऐसा मत करो बच्चों के साथ। अभी तो अच्छे चल रहे थे तुम, है नहीं, अभी तो अच्छा चल रहा था, मैं लिख रही थी। ठीक है, ये देखो, ये इस तरह से इसने कट कर दिया, क्योंकि इधर कैसे कट करेगा, जी के बाद, ऊपर कैसे कट करेगा, जी के बाद। ठीक है, जी के बाद कट करेगा। तो एक सीक्वेंस हमारे पास क्या आ गया, AATTC और G5, ये वाला सीक्वेंस आ गया। और दूसरा सीक्वेंस हमारे पास क्या आ गया बच्चे, G रह गया ऊपर, और नीचे क्या रह गया, CTTAA। दूसरा इधर है। ठीक है, एक पार्ट आपका, ये पार्ट समझ में आया, एक पार्ट आपका इधर रह गया। ठीक है, और दूसरा पार्ट आपका बच्चे इधर रह गया, इसको लेकर के। समझ गए इतनी बात, ऐसे। ठीक है, तो आपका स्टिकी एंड इस तरह से बन गया। आपका जो डीएनए है उसमें स्टिकी एंड बन गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अगर स्टिकी एंड बनते हैं बच्चे, तो जब ये प्लास्मिड में जाएगा तो आराम से चिपक जाएगा, अपने जो एंटी पैरेलल सीक्वेंस देखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देखेगा, उसके साथ ये जुड़ जाएगा। ठीक है, ये खाली है, ये खाली है, ये क्या करेंगे, ये जुड़ जाएंगे, आराम से जुड़ जाएंगे। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, स्टिकी एंड बोलते हैं। ठीक है, मैम जी के ही बात क्यों कट करेगा, कहीं और क्यों नहीं? हर तरह के जो आपके जैसे GAATTC कौन ढूंढता है बच्चे, जैसे हिंद2 जो आपका एंजाइम है, वो क्या ढूंढ रहा है, GAATTC ढूंढ रहा है। ठीक है, ओके। अब आपका जैसे H-Pol है, हीमोफीलिया वाला जो है, ठीक है, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा जो है आपका अलग सीक्वेंस ढूंढता है। जैसे वो ढूंढेगा GTTAAC, वो क्या ढूंढेगा, GTTAAC, इस तरह का सीक्वेंस ढूंढेगा। तो अगर मान लो उस एंजाइम को अगर हम देंगे, तो वो क्या ढूंढेगा, GAATTC। तो इसके नीचे भी देखो क्या आएगा, GAATTC आएगा। यस मैम। ठीक है, तो इस तरह के सीक्वेंस जो ऊपर नीचे दोनों तरफ एक जैसे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, मतलब सबका अलग अलग होगा। हाँ, सबका अलग अलग। मैंने बोला ना 900 तरह के आपके एंजाइम्स हैं। तो हर कैंची अलग अलग जगह ढूंढ करके काटेगी। हर जो कैंची बनी है, ये जो एंजाइम क्या है, कैंची है, ये कैंची अलग अलग सीक्वेंस देख करके ही काटेगी। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से भी काट देगी, अलग अलग स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटेगी। समझ गए? ठीक है, ये अपना फेवरेट सीक्वेंस देख करके कट करेगी। और स्पेसिफिक सीक्वेंस में भी क्या, एक पर्टिकुलर जगह से कट करेगी। जैसे ये कहाँ पे कट कर रही है, जी के बाद, जहां भी कट कर रही है जी के बाद कट कर रही है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या आ गया, स्टिकी एंड्स आ गए।
पैलिंड्रोनिक का मतलब क्या होता है बच्चे? जैसे मलयालम हम लिखते हैं, मलयालम को उल्टा भी पढ़ो तो क्या होता है? मलयालम ही होता है ना। यस मैम, जैसे आगे से वैसे पीछे से भी पढ़ने पे है कोई ना? फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो मलयालम को आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो वो एक ही जैसा लगता है। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है, आपको दिया हुआ रहेगा बहुत सारे सीक्वेंस, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा है पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस, ठीक है, कौन सा है? तो आपको बताना होगा, आराम से बता लोगे, जो ऊपर है उसी का वैसा ही पीछे से पढ़ोगे, ऊपर Yes. जैसा पढ़ोगे आगे से, नीचे वाले को पीछे से वैसा ही पढ़ोगे। ठीक है बच्चे, समझ गए? तो ये आपका क्वेश्चन आता है, या फिर बनाने को आ जाएगा इसका सीक्वेंस क्या होगा पैलिंड्रोनिक, समझ गए? तो इस तरह से बच्चे आपका स्टिकी एंड निकल गया, स्टिकी एंड इन्होंने निकाल दिया। ओके, अब देखो एक और है आपका, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड दिखा? नेक्स्ट स्लाइड देखो, सी 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 जी जी जी, सी 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 जी जी जी, इसका पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस क्या है? सी 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 जी जी जी, है ना? ठीक है, इस तरह से है। अब मान लो कोई एंजाइम है जो ब्लंट एंड काटना चाहती है, वो क्या करेगी? सी 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 जी 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 के बीचों बीच काट दी, ऐसे काट दी, तो ब्लंट एंड हो गया ना। अब ब्लंट एंड को प्लास्मिड में चिपकाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए हमको क्या चाहिए होता है? एक लिंकर एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है? अगर मान लो आपका प्लास्मिड है बच्चे, प्लास्मिड को आपने काटा है, ठीक है, प्लास्मिड को अगर आप काटते हो, उसमें आराम से ब्लंट एंड अगर आप डालना चाहते हो, कोई एंजाइम लेकर के ऐसे कट कर लिया, हाँ, और उसमें आप डालना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल होता है। ये ब्लंट एंड को जब आप डालोगे, ब्लंट एंड में जब आप एक नया एंजाइम ये जीन डालोगे तो मुश्किल होता है। इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ता है? एक लिंकर की, जो यहाँ पे लिंक करे, ठीक है, लिंकर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ठीक है, चेंज हो गई स्लाइड, सबको दिख तो रही है ना? स्लाइड तो दिख रही है ना? यस मैम। हाँ बच्चे, तो यहाँ पे ब्लंट एंड में लिंकर की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आपका इस तरह से कटता है ना, स्टिकी एंड टाइप का कटता है, स्टिकी एंड टाइप का कटता है, तो बहुत ही आराम हो जाता है उसको चिपकाना, ठीक है? स्टिकी एंड टाइप का कटेगा तो आराम हो जाएगा चिपकाना। देखो इस तरह से स्टिकी एंड है तो ये चिपक जाएगा ना प्लास्मिड के साथ आराम से। यस मैम, समझ गए? ये आराम से इसके साथ चिपक जाएगा, समझ गए? उनको पता रहता है बच्चे, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ना, उनको पता होता है कि हमको यहीं से, जैसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले तो उनको पता है कि हमको कहाँ से काटना है, और हमने ह्यूमन जीनोम में पढ़ रखा है कि कौन सी जीन से हमको क्या मिलेगा, कौन सी जीन से हमको इंसुलिन मिलेगा, किस सीक्वेंस से हमको इंसुलिन मिलेगा, तो हम उसी टाइप का एंजाइम डालेंगे कट करने के, समझ गए? उसी टाइप का एंजाइम डालेंगे जो उसी के आसपास कट करे, उसी के आसपास कट करे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब है हमारे पास दूसरे टाइप का एंजाइम जो कि डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था बच्चे, बताओ? मैम क्या? डीएनए पॉलीमरेज पढ़े हो ना, पढ़ाया है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? मैम ये डीएनए डीएनए के पॉलीमर्स बनाते हैं। मैम पॉलीमर चेन बनाता है। एक पॉलीमर Yes, चेन होता है ये और क्या करता है बच्चे? पॉलीमर चेन बनाता है। अब आपका मान लो जैसे कोई आ गया है ना, डीएनए बन गया, एक पक्का डीएनए बन गया, अब उसकी भाई रेप्लिका भी तो बनानी है ना सेल के अंदर, बहुत सारी उस प्लास्मिड की रेप्लिका बनानी है ना। फोटोकॉपी। रेप्लिका कैसे बनेगी? डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। वो जाएगा उसके अंदर, रेप्लिकेशन में पढ़े हो डीएनए पॉलीमरेज में, है मैम ना? फिर ये इमेज बनेगा, इमेज जो है वो मैम डीएनए पॉलीमरेज का पढ़े हुए हो, रेप्लिकेशन में डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये जाएगा, जाकर के अटैच हो जाता है ना, और फिर ये नया स्टैंड बना देता है। डीएनए लिगेज का क्या काम होता है?
मैम ज्वाइन करना, मैम ज्वाइन सॉफ्टवेयर ज्वाइन करना कुछ आता है। भाई जो हमारे Fragments पास join करना। जो हमारे पास एक डिजायर्ड जीन था, जो डिजायर्ड जीन था हमने प्लास्मिड के अंदर डाला, प्लास्मिड के अंदर इंसुलिन की ये बैक्टीरिया के प्लास्मिड के अंदर हमने इंसुलिन वाली जीन डाली। अब ये इसमें अपने आप चिपक जाएगा क्या? हम क्या डालेंगे? लिगेज डालेंगे। हम क्या डालेंगे? लाइगेज डालेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा? इसको जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, स्टिकी एंड्स को जोड़ने का काम करेगा। समझ गए लाइगेज का काम? यस मैम। तो बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं बच्चे, हमको बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं। एल्कालाइन फॉस्फेटेज, इसका क्या काम है? These enzymes prevent recirculation by removing a phosphate group from 5' end and linear circular DNA. ये क्या करेगा? 5' end से फॉस्फेट ग्रुप को हटाता है एंड सर्कुलर डीएनए बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, 5' end से फॉस्फेट ग्रुप को अगर नहीं हटाया जाएगा तो वो लंबा लंबा डीएनए बनाता जाएगा, इसके अंदर लंबे लंबे डीएनए बनते जाएंगे। तो ये क्या करता है? 5' end से फॉस्फेट ग्रुप को हटाता है एंड एक हमारे पास सर्कुलर एक चेन बन जाता है प्लस। ठीक है, सर्कुलर चेन बनता है। अब ये कैसे बनती है, क्या होता है, पूरा प्रोसेस आपको नहीं पढ़ना है एंड इस चैप्टर में बहुत कुछ एज्यूम करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है। आपको बहुत सारे सवाल आएंगे बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते वक्त। अरे यार ये एंजाइम मतलब कैसे कैसे गया, कैसे उसने ढूंढा है, उसको इतना दिमाग कहाँ से आया है, ये सब सारे क्वेश्चंस आएंगे। कैसे उसको इतना दिमाग आ गया इस एंजाइम को? तो भाई बहुत कुछ एज्यूम करके चलना पड़ेगा। जब पढ़ते हैं ना, जब मैं भी पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा अटपटा सा ये चैप्टर लगता था कि मतलब ये चीजें कैसी हो रही हैं भाई। हाँ, लेकिन कितना ही रिसर्च कर लो बाद में समझ में आता है कि एज्यूम करके चलना पड़ेगा। जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करोगे तभी आप समझ पाओगे सारी चीजें डिटेल में। मतलब मास्टर्स और पीएचडी का आपको एनसीईआरटी में थोड़ी दे देगा, है ना? यस मैम। फिर है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर, अब हमको क्या चाहिए बच्चे? हमने डीएनए निकाल लिया, हमने सेल को ब्रेक कर लिया, हमने डीएनए को निकाल दिया। ठीक है, डीएनए को निकाला। अब क्लोनिंग वेक्टर पढ़ने से पहले इसमें कुछ चीजें हैं जो नहीं दी हैं। मैंने डीएनए को निकाला, ठीक है, डीएनए को जब निकाला बच्चे तो डीएनए के साथ क्या है? मेरे डीएनए के साथ क्या लगा हुआ है? बहुत सारे प्रोटीन, लिपिड, बाकी सब चीजें भी लगी हुई हैं। बहुत सारा डेब्रिस लगा हुआ है। हाँ, उसके साथ बहुत सारे डेब्रिस मतलब गंदगी। उसके साथ क्या लगे हुए हैं? बहुत सारे डेब्रिस लगे हुए। डेब्रिस मतलब डेड पार्ट जो लगे हुए होते हैं ना दूसरे के। तो अभी हमने प्रोटीन को मारा, हमने लिपिड को मारा, सबको मारा ना, तो बहुत सारी गंदगी उससे चिपक गई है बच्चे। तो अब हम इसको रेस्ट्रिक्शन एंड मतलब एंजाइम से कट कराने से पहले हम इसको क्या करते हैं बच्चे? जब हम इसको निकालते हैं एंजाइम से कट करने से पहले हम इसको साफ करते हैं। कैसे साफ करेंगे? हम इसमें डालेंगे ठंडी दारू। क्या डालेंगे? चिल्ड इथेनॉल। क्या डालेंगे बच्चे? चिल्ड इथेनॉल। ठीक है, हम क्या करेंगे? आइसोलेशन करेंगे इसका। हम क्या करेंगे बच्चे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हमको पूरी गंदगी से हमको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ डीएनए चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डीएनए चाहिए। तो हम क्या डालेंगे इसमें? हम क्या डालेंगे? इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल, एकदम बिल्कुल बर्फ डाला हुआ। यस मैम। ठीक है, ठंडी दारू, बिल्कुल चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। और जैसे ही हम इसमें चिल्ड इथेनॉल डालेंगे ये बिल्कुल अपने रूप में आ जाएगा, है ना? ये बोलेगा हाँ, है ना, मैं अलग हो गया। अब ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल गंदगी से अलग निकल के उठ के खड़ा हो जाएगा। ठीक, मिलते ही खड़ा हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? ये थोड़ा अलग होगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं बच्चे? इसको स्पूलिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इसको स्पूलिंग कर रहे हैं। मतलब जैसे ग्लास रॉड से या फिर किसी चीज से हम इसको क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चे? मैंने वीडियो में देखा है, बनाना का डीएनए निकाला जाता है ना, उसमें देखा था मैंने। तो अब हम इसकी क्या कर रहे हैं? स्पूलिंग कर रहे हैं, मतलब हम इसको निकालेंगे। ठीक है, जो मिक्सचर है
जो हमारे पास सब हमने सारे एंजाइम्स डाल दिए थे, सेल था हमारे पास, एज्यूम करो सेल था तुम्हारे पास, तुमने सेल लिया, सेल में तुमने क्या डाला, प्रोटीएज डाला, लिपेज डाला, सारे एंजाइम डाले, डीएनएज नहीं डाला, तो सारी चीजें तो टुकड़े में बट गई, आपका डीएनए जैसा का तैसा रहा। डीएनए आपका है, लेकिन डीएनए बहुत सारी गंदगी के साथ है, डीएनए बहुत सारी गंदगी के साथ है। तो अब आपने क्या डाला उसमें, चिल्ड इथेनॉल डाला, चिल्ड इथेनॉल डालते ही आपका डीएनए बिल्कुल आहा खड़ा हो गया, है ना, बिल्कुल। अब क्या है, थोड़ा सा डीएनए बाकी सबसे डैब्रिज से अलग हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्पूलिंग, स्पूलिंग मतलब अब हम आराम से उसको निकाल सकते हैं, ग्लास रॉड की मदद से ऐसे डाल के निकाल सकते हैं हमारे पेट्री डिश पे, ठीक है। जो हमारा जो पेट्री डिश है, मैम ये सब चीजें फॉरेंसिक साइंस में भी यूज होती होंगी ना? हाँ उसमें भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम उसको बच्चे निकाल सकते हैं, निकाल लिया हमने, ठीक है बच्चे, निकाल लिया, ओके। निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। किससे ट्रीट करते हैं बच्चे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इसको ट्रीट करते हैं, ओके। चलो अब आगे क्या होगा, अभी हमने ये काम छोड़ दिया है, हमने इसको कट वट करके रख लिया है, अभी बाकी काम हम बाद में करेंगे, इसको दौड़ाएंगे अभी इसको हम किसमें दौड़ाएंगे बच्चे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, है ना, दौड़ाएंगे इसको, रेस में दौड़ाएंगे बाद में, पहले हम क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ लें, ठीक। Vehicle or vector DNA is the DNA that is employed as a carrier for introducing a segment of foreign DNA into the suitable host. Vector क्या होता है बच्चे, गाड़ी, वेक्टर क्या है, गाड़ी है, एक ऐसी गाड़ी है जो इस जीन को, जो डिजायर्ड जीन है उसको कहाँ तक पहुंचाएगी, दूसरे बंदे में पहुंचाएगी जहां उसकी जरूरत है, ठीक है। तो ये गाड़ी जीन को, ये गाड़ी क्या करेगी, डिजायर्ड जीन को बिठा लेगी, ठीक है। अब ये जो हमारा जीन है ये पार्लर से आ चुका है, ये जीन बच्चे पार्लर गया ना, पार्लर में भाई इसकी कटिंग वटिंग हुई, हाँ इसमें पार्लर गया, पार्लर में इसको भाई इथेनॉल पिलाया गया, हाँ इथेनॉल पिलाया गया, उसके बाद इसकी कटिंग वटिंग हुई, इसके बाद इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस में दौड़ाया गया फिर इसको यूवी लाइट ट्रीटमेंट दी, जैसे पार्लर में लेजर लाइट ट्रीटमेंट होता है ना, वैसे ट्रीटमेंट वगैरह दे दी गई। तो ट्रीटमेंट देने के बाद अब गाड़ी आई दुल्हन को लेने, है ना, जो गाड़ी आई उसमें ये जीन क्या होगा बच्चे, बैठ जाएगा, उस गाड़ी में ये जीन बैठ जाएगा, बैठ जाने के बाद अब ये कहाँ जाएगा भाई, जिस घर जाना है, हाँ जहाँ पे इसकी जरूरत है, समझ गए, यस मैम। है ना। यस मैम। आई होप कि अब ये चैप्टर आपको मजेदार लग रही हो, यस इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ ठीक है, बाकी वाला कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। पढ़ाई करिए। हाँ। Plasmid and bacteriophage can reproduce in bacterial cell without the help of chromosomal DNA, ठीक है। प्लास्मिड, भाई वेक्टर कौन होते हैं, प्लास्मिड लेते हैं हम, वेक्टर क्या होते हैं बच्चे, प्लास्मिड होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, और बहुत सारे तरह के आपके वेक्टर हो सकते हैं। आपको सिर्फ प्लास्मिड के बारे में पढ़ना है, आपको लगता होगा सिर्फ प्लास्मिड होते हैं, प्लास्मिड के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वेक्टर का काम करती है, ठीक है। 12-13 चीजें ऐसी होती हैं जो वेक्टर का काम करती है, तो हमको सिर्फ प्लास्मिड के बारे में पढ़ना है। तो प्लास्मिड को आप जानते हो, प्लास्मिड को जानते हो ना, प्लास्मिड क्या कर, प्लास्मिड बच्चे एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के। मैम ये डायग्राम मैम प्लाज्मिड का ही है? हाँ ये प्लास्मिड का डायग्राम है बच्चे, आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्लास्मिड है, दिस इज प्लास्मिड PBr 320, ठीक है, ये प्लास्मिड है, ओके। इसको अभी मैं बताऊंगी इसका नेमिंग क्या है, PBr क्यों बोल रहे हैं, अभी बहुत कहानी बाकी है, उसके बाद हम पूरा प्रोसेस करेंगे, अभी हमको बहुत कहानी पढ़नी है इसमें, ठीक है।
चलो अब देखो, एक वेक्टर होने के लिए मैंने क्या बोला कि वेक्टर बहुत सारे तरह के होते हैं, बहुत सारी चीजें वेक्टर हो सकती हैं, लेकिन हम सिर्फ प्लास्मिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि भाई वेक्टर होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, ये कैरेक्टरिस्टिक समझो। तो वेक्टर होने के लिए क्या तुम वेक्टर होने के लायक हो, क्या तुम उस दुल्हन को ले जाने के लायक हो भी कि नहीं, क्या तुम उस जीन को सही सलामत पहुंचा पाओगे, क्या तुम में ये काबिलियत है? ठीक है, तो काबिलियत क्या क्या होनी चाहिए बच्चे, क्या क्या देखेंगे कि भाई ओराई होना चाहिए, रेप्लिकेशन स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जहां से रेप्लिकेशन हो सके। ठीक है, एक ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए जहां से भाई जो रेप्लिकेट हो सके। भाई आपने अपना जीन डाल दिया उसके अंदर, अब वो रेप्लिकेट ही नहीं कर रहा है, नया कुछ बन ही नहीं रहा है, तो कोई मतलब है क्या? नो मैम। कोई मतलब नहीं है। वो एक ही सेल में अगर पड़ा हुआ रहे, वो एक ही बैक्टीरिया के अंदर पड़ा रहे, किसी दूसरे बैक्टीरिया में जाए ही नहीं, वो रेप्लिकेट हो ही नहीं, वो प्लास्मिड कई प्लास्मिड बने ही नहीं, तो क्या मतलब? तो उसके पास क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओके, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब है बच्चे कि अगर इसमें कुछ सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं ना, तो हम पता कर पाते हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें गया है कि नहीं गया। समझ गए? अगर उसमें कुछ ऐसा हिंट होना चाहिए कि जिससे हम पता कर सके कि हमारा जीन उसके अंदर गया है कि नहीं। मान लो बच्चे, सुनो ध्यान से, कि एक मेरे पास प्लास्मिड है, एक प्लास्मिड है, ठीक है, और मैंने मतलब एक प्लास्मिड तो मैंने नहीं लिया, बहुत सारे प्लास्मिड दिए और बहुत सारे मैंने जीन डाले उसके अंदर। कोई जरूरी है कि सारा का सारा प्लास्मिड उस जीन को एक्सेप्ट कर लेगा? नो मैम। कोई जरूरी नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि सारे प्लास्मिड में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट चला जाए। कुछ उसको क्या करेंगे? डिनाई करेंगे। कुछ क्या करेंगे? ना, नक को नहीं आने देंगे, है ना। कुछ क्या करेंगे बच्चे? डिनाई करेंगे। ठीक है, बोलेंगे बिल्कुल एंट्री नहीं है। तो भाई तुम पता कैसे करोगे? पता होना चाहिए ना कि किसी में गया है, कोई रिकॉम्बिनेंट बना भी है कि नहीं, है ना। कोई रिकॉम्बिनेंट बना है कि नहीं। मान लो जैसे वेक्टर, जैसे मैंने लड़की की ही बात बताई, अब उस गाड़ी ने लड़की को उठाया है पार्लर से कि नहीं उठाया है, किसी ने पता चला मना ही कर दिया, नहीं मैं नहीं ले जा रहा हूँ तुमको, जाओ भूतनी लग रही हो, मैं नहीं ले जा रहा हूँ। तो पता कैसे करोगे किस गाड़ी में दुल्हन बैठी है, किस गाड़ी में बैठी है, पता कैसे करोगे? कुछ मार्कर तो होना चाहिए कि जिसमें दुल्हन बैठ गई उसका कुछ मार्कर हो। समझ गए, है ना। तो ऐसे ही जो रिकॉम्बिनेंट हो जाता है बच्चे, उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। ठीक है, ओराई के अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होने चाहिए। उस प्लास्मिड के पास क्या होना चाहिए? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए। किस किस का रेजिस्टेंट? एम्पिसिलिन, क्लोरा एम्फिकॉल होना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन होना चाहिए, या फिर कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए। ठीक है, तो ही वो क्या होता है, वो बताता है कि भाई यही एक सही प्लास्मिड है। ये आप कैसे पता करोगे? अगर इनके पास ये जीन प्रेजेंट है, अगर इनके पास ये जीन प्रेजेंट है, तो जब आप उनको उस एंटीबायोटिक दोगे ना, मान लो टेट्रासाइक्लिन जीन का इनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वो प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है, तो जैसे ही आप टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालोगे तो इनको कोई असर नहीं पड़ेगा। यस। इनके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, तो एम्पिसिलिन डालोगे तो इनको कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के जो वेक्टर होते हैं ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। अगर मान लो एम्पिसिलिन आपने डाला, ये मर गए, आपने टेट्रासाइक्लिन डाला, ये मर गए, इसका मतलब ये फालतू वेक्टर है। ये क्या है? फालतू वेक्टर है, इसमें दुल्हन नहीं बैठी है। तो भाई दुल्हन किस में बैठेगी? जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है ना,
जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है उसमें दुल्हन बैठेगी। अब समझ में आया कुछ? यस मैम। समझ में आया? आ समझ गया। आ गया? आ गया समझ में, है ना? मतलब जब तक दुल्हा दुल्हन लड़का लड़की एग्जाम्पल ना बताओ तो दिमाग में चीजें नहीं घुसती है ना? हम कहानी की तरह पढ़ने का अब आदत हो गई है, मजा आता है। हाँ। अब क्या है बच्चे, तीसरा क्या होना चाहिए इसके पास? क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। इनके पास क्या होनी चाहिए? क्लोनिंग साइट। द वेक्टर्स रिक्वायर्ड रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए। जो डीएनए को जोड़ने के लिए, ठीक है, डीएनए को जोड़ने के लिए इनके पास वो जगह होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। सेम एंजाइम डीएनए को भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा, तो वो जुड़ने के लिए वो क्या होना चाहिए? वो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास सीक्वेंस भी होना चाहिए। ठीक है, इनके पास रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए ताकि वहां पे आपका एलियन डीएनए जुड़ सके, ये एलियन डीएनए को जोड़ सके। समझ गए? समझ गए इतनी बात? तो क्या क्या इनके पास होना चाहिए? जो गाड़ी लेके जा रही है दुल्हन को, उसके पास क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? देखो, जैसे हमारे पास ये प्लास्मिड है PBr 322, PBr 322, इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसके पास बच्चे क्या है? क्लोनिंग साइट है, इसके पास क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। इसके पास क्या है बच्चे? इसके पास क्या है? इनके पास अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी है। इसको क्या बोलते हैं? PBr 322। ठीक है, P फॉर प्लास्मिड, B फॉर बॉलीवर, R फॉर रॉड्रिक, 322 इसका क्या है? स्ट्रेन है, इसको बनाया गया, ये बनाया हुआ आपका क्या है? प्लास्मिड। ओके 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 ओके, चलो। मैम अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से नीट में क्वेश्चन आएगा तो वो मॉलिक्यूलर का होगा या फिर मैम इस चैप्टर का? नहीं नहीं, इसी का होगा, इसका होगा। देखो, आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड पूछेगा तो वो अलग टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपको। इसमें जब पूछेगा ना कि बायोटेक में जब हम यूज करते हैं मैम मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करते क्वेश्चन हैं। बोलूँ, आप बता दो कि कौन से चैप्टर हाँ का है ये? हाँ हाँ। Which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis technique? हम्म, Option A, the process of extraction of separated DNA strand from gel is called elution. Option B, the presence of chromogenic substrate gives blue colored DNA bands on the gel. मैम दो ही ऑप्शन है इसमें। मैम ये इसी का बायोटेक का ही है। बच्चे सबसे पहले तो ये बायोटेक का है। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो वो मतलब ज्यादा चांस है कि वो बायोटेक का ही है। और आपको अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बायोटेक का क्वेश्चन आता है तो आपको यूवी रेडिएशन से क्वेश्चन आएगा कि उसमें यूवी रेडिएशन डाला जाता है या कौन सा रेडिएशन डाला जाता है। दूसरा आपको किससे क्वेश्चन आएगा? यूवी रेडिएशन के अलावा आपको आएगा कि किस चीज से उसको कलर किया जाता है। ठीक है, किस चीज से, कौन से केमिकल से, इथाइलिन ब्रोमाइड से कलर किया जाता है, तो किस चीज से उसको स्टेन किया जाता है, इससे क्वेश्चन आएगा। कौन सा उसके अंदर जेल डाला जाता है, तो एग्रोस जेल डाला जाता है। ठीक है, अगर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रोब से क्वेश्चन आएगा। प्रोब से क्वेश्चन आएगा कि जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं उसके बाद नायलॉन सीट में डालते हैं तो हम प्रोब का यूज करते हैं, तो प्रोब से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन जब हम बताएंगे, ये करेंगे, क्वेश्चन जब इसके सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि कल मैं 2 क्वेश्चन इस तरह के इसमें ऐड करूं। ठीक है, ओके मैम। चलो, ओके ओके। हाँ, मैम कल तो रिवीजन क्लास होगी। अरे हाँ, कल तो आपका रिवीजन क्लास है ना।
चलो इस बार मैं मैम आपने जो पिछली बार एमसीक्यू कराए थे वही होंगे या अलग होंगे? नहीं, अलग अलग एमसीक्यू में लेके आ रही हूँ बच्चे, हर बार अलग एमसीक्यू रहेगा। इस बार न्यूमेरिकल बेस ज्यादा रहेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस ज्यादा रहेगा। ओके मैम। ओके, और तो मैम कल आप प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। हाँ हाँ, कल मैं प्रैक्टिस कराऊंगी क्वेश्चंस। अभी टाइम है ना? नो कि मैम, हो गया? मैम टाइम हो गया, चलो टाइम 9:48। हाँ, चलो चौथा लाइन भी पढ़ लो। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्रोबैक्ट। देखो अब क्या है, प्लांट एंड एनिमल में वो किस तरह के वेक्टर यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियन ट्यूमीफेशियन use a fragment of DNA called tDNA to turn normal plant cell into tumor cell। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम का नाम अगर सुनोगे तो ये क्या है, प्लांट के लिए यूज किया जाता है ये वेक्टर। और रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है किसमें, रेट्रोवायरस एनिमल में। ठीक है, तो ये आपके हो गए अबाउट द वेक्टर एंड द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि जब हमने उसको अलग कर लिया तो आगे हम किस तरह से इसको यूज मैम में। एनसीईआरटी में ना कम दिया हुआ है। ठीक है, पूरा प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एग्रोबैक्टीरियम तो मैम ट्यूमर कर देता है ना मैम, ओरिजिनल सेल जो होता है हाँ, नॉर्मल उससे फिर। यस, ये आपका नेक्स्ट वाले चैप्टर में इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो आई होप कि चैप्टर समझ में आ रही है। थोड़ा सा आपका लैग कर रहा है, बट आई एम ट्राइंग कि मेरे 7-8 हाथ हो जाएं और वो जल्दी जल्दी नीचे ऊपर कर मैम चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल दी है? नहीं नहीं, चैट बॉक्स में अटेंडेंस मत डालो, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट है, मेरे रेगुलर स्टूडेंट वो डेली आते हैं। मैं बस देख रही थी कि जो नए स्टूडेंट है ना वो कितना रेगुलर आते हैं, तो बस मैं उन्हीं को देख रही थी। आप लोग तो जितने रेगुलर हैं वो सभी रेगुलर ही, एक भी क्लास कोई मिस नहीं करता। जो मिस करता मुझे पता चल जाता तो मैं उनको पर्सनल मैसेज कर देती। यस मैम। हाँ, मैं रेगुलर हूँ ना? मैम लीव कर सकते हैं? यस 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 बच्चे, बाय मैम, टेक केयर। बाय बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू। वेलकम बाय मैम। बाय बच्चे। Good night, ma'am. गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू फॉर द Bye, ma'am. Good night. थैंक यू।